दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जाएंगे और लगभग 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पैडागॉजी के। तो आइए इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें लास्ट 2 वीडियो में हमने कक्षा 6 की पॉलिटी के 3 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं और एक और ये वीडियो रहेगा जिसमें सारे चैप्टर कक्षा 6 की किताब के पॉलिटी के कवर हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 20 से 25 मिनट का, लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। लास्ट वीडियो में कक्षा 3 तक हमने कक्षा नहीं अध्याय 3 तक यानी चैप्टर नंबर 3 तक हमने चीज़ें कवर कर ली थी। अध्याय 4 है यहाँ पर पंचायती राज। देखते हैं पंचायती राज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या उससे ज़्यादा हो, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सा विकल्प सही है या फिर कौन सा गलत है, या निम्नलिखित में से एज पूछ सकता है कि कितनी एज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको जब पता होंगी तभी आप उससे संबंधित प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है? एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की यानी वयस्कों की सभा होती है। इसमें एक गांव भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो, वोट देने का अधिकार हो और मतदाता सूची में नाम हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, ग्राम सभा के अंतर्गत क्या होता है? तो बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। आगे देखते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। ठीक है, तो वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है उसको हम क्या कहते हैं? वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। तो पंचायत का मुखिया जो होता है वो कौन होता है? ठीक है, पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, वही पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए करते हैं? 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता। तो अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए, या कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर दे देगा कि ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है और ग्राम सभा का भी सचिव होता है। आगे दे देगा सचिव का चुनाव होता है। अगर आपके माइंड में ये नहीं होगा, अगर आपने ठीक से पढ़ा नहीं होगा, तो ऐसे आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो सचिव होता है ग्राम सभा का, उसका चुनाव नहीं होता है। फिर आगे आपसे पॉइंट बना करके प्रश्न पूछ सकता है कि उसकी नियुक्ति कैसे हो सकती है होती है, या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है? चुनाव द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या फिर ग्राम प्रधान द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है उसकी सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। सरकार का मतलब यहाँ पर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। तो प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम सचिव का है या फिर नहीं है? तो कार्य आप समझ लीजिएगा, बैठक बुलाना, जो भी चर्चा या फैसले हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना, ये किसका कार्य होता है? ग्राम सचिव का। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और निर्णय लेना और उनका रिकॉर्ड रखना निम्नलिखित में से किसका कार्य है? ग्राम प्रधान, ग्राम मुखिया, सरपंच या फिर सचिव। तो आप अगर पढ़े नहीं होंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, 4 ऑप्शन जब एक जैसे दिखते हैं ना, तो ये लगता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन 2 में कन्फ्यूजन हो जाता है। और वो कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब आप फैक्ट चीज़ों को पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो हम चीज़ें आपको करा रहे हैं, ये लेटेस्ट एनसीईआरटी जो है 23-24, उसी के आधार पर करा रहे हैं। इसी से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस
इस पेज में और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ग्राम सभा के क्या कार्य हैं, ठीक है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम ग्राम पंचायत के बारे में, और कुछ चीज़ें दी गई हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उस क्षेत्र में आने वाले गाँवों में विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। तो पंचायत के काम को स्वीकृति देने का कार्य किसका है? ग्राम सभा का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर स्किप हो रहा था, इस पर नज़र डालिए। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी आप सारा कुछ पढ़े हैं, ये चीज़ें नहीं पढ़े हैं, फिर क्वेश्चन आ जाता है तो कहते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया गया। देखिए, प्रश्न पूछ सकता है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस राज्य के पंच को सम्मानित किया गया? 2005 में महाराष्ट्र के 2 पंच थे जिनको निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस काम में अच्छे? तो पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए। प्रश्न कई तरीके से पूछ सकता है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार महाराष्ट्र के 2 पंच को कब दिया गया? 2005 में। निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, नगर निगम में अच्छे कार्य के लिए, राज्य में अच्छे कार्य के लिए, स्वास्थ्य विभाग में अच्छे कार्य के लिए, पंचायत में उल्लेखनीय काम के लिए। तो आपको पता होगा, तब आप आंसर कर पाएंगे कि निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है पंचायत में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, और ये महाराष्ट्र के 2 पंच को दिया गया। कब? 2005 में। ग्राम पंचायत के काम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ठीक है, ग्राम पंचायत की आमदनी के क्या स्रोत है? देखिए, जो टैक्स लगाया जाता है, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से जो मिलने वाली राशि होती है, वो ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत होते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, उसी से वो विकास कार्य कराता है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान से भी वो विकास कार्य कराता है। ठीक है, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, जैसे निर्माण समिति। जैसे सामुदायिक केंद्र बनवाना है तो यहाँ पर एक समिति बनेगी, एक कमेटी बनेगी और पूरा एनालिसिस करेगी। हालांकि इससे आपकी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न अभी तक नहीं बना है। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही हम आपको कराएंगे। यहाँ पर नलों के बारे में बताया गया है कि नल खराब थे तो उसको सरपंच ने सही करवाया। ठीक है, जल संरक्षण के बारे में चर्चा की। पंचायत के 3 स्तरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आम लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है, ग्राम पंचायत, और दूसरा स्तर होता है विकास खंड। इसे पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। एक पंचायत समिति में कई सारी ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तो एक सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक पंचायत समिति जो होती है उसमें कई सारी ग्राम पंचायत हो गई, और पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है? जिला पंचायत, या जिसको जिला परिषद कहते हैं। तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। चलिए, इस चैप्टर में इतना ही था। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। देखिए, जो अपडेटेड बुक्स हैं उनसे पढ़ने से आपका ये फ़ायदा होगा कि कुछ भी चीज़ें बाहर से नहीं आएंगी, छूटेगा नहीं।
अध्याय 5 है गांव का प्रशासन। तो यहाँ पर शुरुआत में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। आपसे यहाँ पर दे देगा कि भारत में लगभग 10 लाख से अधिक गांव हैं या 3 लाख से अधिक गांव हैं, तो वो डेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो डेटा अपडेट हुआ है उसके हिसाब से भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर किसान और पुलिस के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस थाने में क्या क्या काम होता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिएगा। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, बाइक से अपने आसपास एरिया में जा रहे हो, तो वहाँ पर बोर्ड लिखा लगा रहता है सीमा समाप्त, थाना ये, थाना ये, यानी वहाँ तक उस एरिया का थाना कवर होता है। उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी घटना हो जाएगी तो इसके लिए उसी थाने की जिम्मेदार पुलिस होगी। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि एक कार्यक्षेत्र होता है या कोई घटना हो जाएगी तो उसी एरिया के आप थानेदार की जिम्मेदारी होगी। बस इतना आपको बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। बाकी आपको पता होगा कि पुलिस थाने में क्या क्या काम होता है। क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, राजस्व विभाग का काम क्या है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। देखिए, जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है, तो ऐसे प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है पटवारी का, जिसको आप लेखपाल भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है उसी चीज़ को। तो जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, तो कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है, यानी एरिया उसका भी बटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर खसरा और आगे की चीज़ें दी गई हैं। खसरा यानी पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके लिए लोहे की लंबी जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखते हैं और यहाँ से कैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पटवारी के कुछ कार्य आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पटवारी का है। तो पटवारी किसानों से भूमि का भी इकट्ठा करता है, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। इसमें भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है, एक नया कानून है। ठीक है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 एक नया कानून है। यहाँ भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सीधे आते हैं हिंदू अधिनियम धारा 2005। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं, डायरेक्ट कानून पे आते हैं। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों का फ़ायदा होगा। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट से। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। यानी इस कानून के तहत क्या है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद, ठीक है, जितने भी भाई होंगे, यानी उनके जिनकी मृत्यु हुई उनके जितने बेटे होंगे और साथ साथ उनकी जो पत्नी होंगी, ठीक है, बेटे यानी बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बहन है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो बहन है, इसके पिता की मृत्यु के बाद खेती में काम में माँ का हाथ बटाने आती थी। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। तो ये काम हो गया इसी अधिनियम के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि ये एक ही वीडियो में आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, नगर प्रशासन। तो यहाँ पर नगर प्रशासन के बारे में बताया गया है कि कैसे शहरों में किस तरीके से सुविधाएं होती हैं, ट्यूबलाइट लगी होती है, नालियाँ अच्छी बनी होती हैं, इन सब की बात कही गई है। अब यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न कहाँ से बन सकता है उसको लेकर के हम बात करते हैं। देखिए, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड
से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, तो इसको लेकर के जो नगर निगम और पार्षद की जो टीम होती है वो इस पर डिसीजन लेती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे बन सकता है कि आखिर नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि नगर निगम के अंतर्गत बहुत सारे कार्य आते हैं। अब ये कार्य कैसे क्रियान्वयन करेगा नगर निगम, तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। वह कर राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें हाउस टैक्स यानी संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा आता है। तो यहाँ से प्रश्न फैक्चुअल डेटा है, पूछा जा सकता है कि नगर निगम को कितना पैसा संपत्ति कर से मिलता है। 20 से 30%, ठीक है। 20 से 30 तो खैर नहीं देगा, या दे भी देगा 20 से 30%, तो फिर अगला ऑप्शन होगा 40 से 50%, 70%, 10%। तो आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगभग 25 से 30% पैसा संपत्ति कर से मिलता है। शिक्षा पर भी कर लगता है, ठीक है, शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, मनोरंजन के लिए भी आपको कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के अधिक कर देता है। कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल का आप रिचार्ज कराते हो, उसमें भी आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदला है। तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 1904 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। चूहे से होता है प्लेग, आई थिंक, बताइएगा आप लोग। तो प्रश्न बन सकता है कि सूरत शहर में प्लेग कब फैला था। तो ध्यान रखिएगा 1994। सूरत जो है भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और बदतर हो गई थी। प्लेग कैसे फैलता है, ये पूछा जा सकता है कि प्लेग कैसा रोग है, कैसे फैलता है। हवा से, मक्खी से, है ना। और ऑप्शन दे सकता है सिरिंज से, या कुछ भी दे सकता है ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है हवा से फैलता है प्लेग। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से कार्य करे। सारे शहर की अच्छी तरीके से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार, तो इसको छोड़ते हैं फिलहाल, ये असेसमेंट किया जा रहा है। इस चैप्टर में भी इतना ही इम्पोर्टेंट था। एक पॉइंट है यहाँ पर, हालांकि ये एक वर्क दिया गया है, बट यहाँ से आप एक क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका लोगो पूछा जा सकता है, चश्मा बना है या चश्मे पे क्या लिखा है। तो स्वच्छ भारत, भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। प्रश्न बन सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, या इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यालयों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर इतना ही था कि कब ये लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अध्याय 7 है, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की बात कही जा रही कि यहाँ पर लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक गांव का नाम है, गांव का नाम है कलपट्टू। तो प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कलपट्टू गांव किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है।
बाकी कॉमन चीज़ें दी गई हैं कि यहाँ के लोग कैसे अपने क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम स्किप करते हैं। धान रोपाई हो रही है यहाँ पर। तुलसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इससे भी अभी तक कोई खास प्रश्न पूछा नहीं गया है। ठीक है, यहाँ हम सब रामलिंगम की ज़मीन पर कार्य करते हैं, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। शेखर के बारे में क्या दिया गया है कि हमें धान लेकर के जाना है, तो इसमें भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत लोग खेतीहर मजदूर हैं। तो एनसीईआरटी का डेटा कहता है कि लगभग 40% लोग खेतीहर मजदूर हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 25% दे सकता है, 40% दे सकता है, 35 या फिर 55% दे सकता है। कोई भी ऑप्शन दे सकता है। जब आपको पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा, तभी आप सही आंकड़ा, सही आंसर टिक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती, ये एक गांव है जिसका नाम क्या है, चिजामी। ये कहाँ है, तो नागालैंड के फेक जिले में है। हमको चिजामी ध्यान रहा। देखिए, एक आपने गांव भी पढ़ा था जो तमिलनाडु में था। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा टफ बनाना होगा एग्जामिनर को, तो वो 4 गांव अलग अलग स्टेट से दे देगा और सही मिलान करने के लिए दे देगा कि सही मिलान के लिए कौन सा गांव किससे संबंधित है। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि चिजामी जो गांव है ये नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले किस समुदाय के लोग रहते हैं, तो चखे संघ समुदाय के हैं। ये सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ये जो खेती का प्रकार है, नागालैंड की सीढ़ी नुमा जो खेती है, ये किस फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, चावल, गेहूं, धान, गन्ना। तो आपको ध्यान रखना होगा चावल के लिए। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कलपट्टू के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। कलपट्टू किससे संबंधित है, तो आपने क्या पढ़ा था, ये तमिलनाडु में एक गांव है, यहाँ पर हमने आपको दिखाया था। ठीक है, और एक ये गांव हो गया आपका नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल करके आ रही हैं। बाकी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के जो साधन है उसको एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। खेत तैयार करना, रोपाई, बुनाई, कटाई, फसल अच्छी हो तो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। इस तरह जीवन जो है ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई इसमें, और भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बात की गई है कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका कैसे रहती है, मतलब किस तरीके से लोग अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में, देखिए पिछले में हमने आपको डेटा बताया था कि कितने गांव में लोग काम कर रहे हैं, कितने प्रतिशत, ठीक है, खेतीहर मजदूर हैं। यहाँ पर क्या है कि कितने शहर हैं। तो ऐसे 4-5 डेटा मिला करके कूट बना करके पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उपयुक्त है या फिर नहीं है। ठीक है, तो भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं, 27 महानगर हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट डेटा है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको नोट करें। बाकी यहाँ पर सड़कों पर काम करना, ये सब चीज़ें दी गई हैं। और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। एक रिक्शा वाले की कहानी दी गई है। ये बिहार के गांव से आया है और ये मिस्त्री का काम करता है। बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। तो इससे भी कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाने वाला। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या पूछा जा सकता है। बाकी जैसा कि आप चैप्टर के नाम से समझ रहे होंगे कि शहरी क्षेत्र में आजीविका मतलब लोग क्या काम करते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर बस यही दर्शाया गया कि एक लोग यहाँ पर शहर में आकर के रिक्शा चला रहे हैं, कोई यहाँ पर नौकरी कर रहा है, कोई बाजार में दुकान पर काम कर रहा है, ठीक है, बड़ी दुकान में, कोई यहाँ पर रिक्शा चला रहा है, तरह तरह के, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, जरी का काम। इसके आगे यहाँ पर क्या दिया है, लेबर चौक। लेबर चौक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आकर के जो लेबर लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो अपने औजार के साथ वेट करते हैं कि उन्हें कोई काम के लिए ले जाए, तो यही लेबर चौक होता है। और इसमें कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दफ्तर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, बुढ़ापे के लिए बचत की बात कही जा रही है, तो इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है।
एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लें, प्रश्न बन सकता है। कहा जा रहा है अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। तो ये डेटा पूछा जा सकता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की जो पॉलिटी थी कक्षा 6 की कवर हो गई है। एक नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 7 का कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कक्षा 7 के सभी चैप्टर करा दें, या फिर 2 वीडियो में, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे, ताकि आप फटाफट से लास्ट समय में परीक्षा के 2-3 दिन पहले भी आप रिवीजन कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हैं।